इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है लॉर्ड कर्जन का आंतरिक प्रशासन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत में वायसराय के पद पर रहा। 1899 में उसकी नियुक्ति एल्गिन II के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। He believed that he was born to hold this post. 1899 में अपनी नियुक्ति के समय वो भारत और भारतीय समस्या से के विषय में अन्य वायसराय के तुलना में ज़्यादा ज्ञान रखता था। वह भारत पहले भी आ चुका था, साथ ही उसने चाइना, जापान, कोरिया, सिलोन, ताशकंद, समरकंद और पर्शिया की यात्रा की थी। इस प्रकार वह भारत की सुरक्षा के संबंध में पूर्ण जानकारी रखता था। It is said that he knew more about India than any living man of his times, yet he thought that he had a lot to learn. As he once said, the East is a university in which a scholar never takes a degree. अब उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते हैं। कर्जन को अपने समक्ष कार्य की पूर्ण जानकारी थी और उसे विश्वास था कि भारत में प्रशासन के हर एक पहलू में सुधार की आवश्यकता है। शायद ही कोई विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, जिसमें कर्जन ने सुधार नहीं किया हो। उसका लक्ष्य था प्रशासन की कार्यकुशलता और उसका उद्देश्य प्रशासनिक विभागों का केंद्रीकरण एवं सरकारीकरण। इस संबंध में वह भारत की जनता की भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं की तनिक भी ध्यान नहीं रखता था और वह आशा करता था कि भारत में ब्रिटिश राज और भी मजबूत हो जाए, लाइक अ रॉक ऑफ ग्रेनाइट। प्रशासनिक सुधार का जो उसका तरीका था वह था कि एक आयोग के गठन कर उस विभाग का जांच पड़ताल करने के बाद सुधार लाना। अब उसके प्रशासन के अनेक क्षेत्रों में किए गए सुधारों की बात करते हैं। पुलिस सुधार 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर के अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1933 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस विभाग में सुधार किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलिस विभाग के अधिकारियों और कांस्टेबल्स की सैलरी में वृद्धि कर दी गई। प्रांत में पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई। ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई। प्रोविंशियल पुलिस सर्विस का गठन किया गया, प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया। साथ ही साथ सभी प्रांतों में CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का गठन भी कर्जन के काल में ही किया गया था। अब उसके अन्य सुधार की बात करते हैं। शिक्षा संबंधी सुधार। कर्जन साम्राज्यवादी था। वो भारतीयों को तनिक भी शक्ति नहीं देना चाहता था। भारतीय शिक्षण संस्थानों के विषय में उसका विश्वास था कि यह शिक्षण संस्थान भारत में विद्रोहियों के तैयार करने वाली एक फैक्ट्री के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। इस विश्वविद्यालय आयोग में 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन बेलग्रामी और गुरुदास बैनर्जी। इस आयोग के रिकमेंडेशंस के आधार पर 1904 का विश्वविद्यालय कानून बनाया गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904।
इस कानून के द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दी गई। सरकारी सिंडिकेट्स की व्यवस्था की गई जो विश्वविद्यालय पर नियंत्रण रखता था। विश्वविद्यालय में फेलोज़ की संख्या कम कर दी गई। विश्वविद्यालय के सीनेट द्वारा पास किए गए रेगुलेशंस पे सरकार को वीटो का अधिकार दे दिया गया। कॉलेजों के एफिलिएशंस प्रोसेस को और कड़ा बना दिया गया और साथ ही साथ पीरियोडिकल इंस्पेक्शन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार 1904 के यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ने भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के प्रसार पर रोक लगाने का प्रयत्न किया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इस कानून के संबंध में कहा है कि इस कानून ने पढ़े लिखे लोगों को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक हिलाकर रख दिया। अब उसके आर्थिक सुधार की बात करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक क्षेत्र के हर क्षेत्र में उसने सुधार का प्रयत्न किया। नए विधान बनाए गए, चाहे वो भू राजस्व हो, सिंचाई हो, कृषि हो, रेलवेज हो, कर व्यवस्था हो, मुद्रा व्यवस्था हो, अकाल हो, हर एक पक्ष में सुधार या लेजिस्लेशंस किए गए। अकाल की चर्चा करते हैं। 1899-1900 ईस्वी में भारत का दक्षिणी, मध्य एवं पश्चिमी भाग अकाल एवं सूखा से पीड़ित रहा। इस अकाल में लगभग 10 लाख लोगों की जान गई। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में एक फैमिन कमीशन, एक अकाल आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे एंथनी मैकडॉनल्ड, सर एंथनी मैकडॉनल्ड। इस आयोग के रिकमेंडेशंस के आधार पर अकाल के समय राहत कार्यों पर बल दिया गया। साथ ही साथ चारा का अकाल ना हो इसके लिए कार्य करने पर बल दिया गया। भू राजस्व के संबंध में चर्चा करते हैं। द लैंड रेजोल्यूशन ऑफ 1902 के अनुसार भू राजस्व के कलेक्शन एवं क्रॉस फेलियर के समय असेसमेंट में कमी पर बल दिया गया। यह भी कहा गया कि भू राजस्व में वृद्धि अगर होती है तो वह क्रमिक रूप से हो। अब सिंचाई की बात करते हैं। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिएफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया। इस सिंचाई आयोग ने सिंचाई के संपूर्ण पहलू की जांच पड़ताल की। इस आयोग के कई सुझाव दिए। इस सुझाव के अनुसार 4.5 करोड़ रुपए खर्च करने थे सिंचाई के विस्तार हेतु। चेनाब कैनाल का कार्य कर्जन के काल में पूर्ण हुआ। साथ ही साथ लोअर बारी दोराब कैनाल, अपर झेलम कैनाल, अपर चेनाब कैनाल का कार्य प्रारंभ किया गया। फर्दर पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 के द्वारा एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी गई। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट बनाया गया 1904 में। ये क्रेडिट सोसाइटी किसानों को कम ब्याज पर कर देती थी। एक इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया। ये इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि एवं पशुपालन के हर एक पक्ष के विस्तार की बात करते थे। इसके विकास का कार्य इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ एक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की भी स्थापना कर्जन के काल में की गई। ये वाणिज्य और व्यापार के संबंध में विभाग कार्य करता था। इसके अलावा इंडियन कॉइनेज एंड करेंसी एक्ट
1899 के द्वारा भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड पे रखा गया। अब हम रेलवे में सुधार की चर्चा करते हैं। कर्जन ने इस पे खास अटेंशन दिया रेलवे के विस्तार हेतु। कहा जाता है कि कर्जन के काल में रेलवे का विस्तार अन्य वायसराय के काल की तुलना में ज़्यादा हुआ। इस संबंध में थॉमस रॉबर्टसन, जो एक रेलवे विशेषज्ञ था, एक्सपर्ट था, उसको इंग्लैंड से बुलाया। थॉमस रॉबर्टसन ने रेलवे के विस्तार एवं विकास के संबंध में काफ़ी सुझाव दिए। रेलवे को एक वाणिज्यिक उपकरण पे परिवर्तित कर देने पर बल दिया गया। एक रेलवे बोर्ड की भी स्थापना की गई। अब हम कर्जन के काल में किए गए न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। कर्जन ने न्याय विभाग में भी सुधार करने का प्रयत्न किया। कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। साथ ही साथ आईपीसी के धाराओं में रिवीजन का भी कार्य किया गया था। नेक्स्ट रिफॉर्म्स की चर्चा करते हैं। मिलिट्री रिफॉर्म, सैन्य सुधार। कर्जन के काल में सैन्य विभाग में भी सुधार किए गए। सैन्य विभाग में सुधार लॉर्ड किचनर के द्वारा किए गए। लॉर्ड किचनर 1902 से 1908 तक भारत के कमांडर इन चीफ के पद पर था। कर्जन के काल में लॉर्ड किचनर ने ही सैन्य विभाग में मुख्य सुधार लाए। सेना को दो, भारतीय सेना इंडियन आर्मी को दो कमांड में विभाजित कर दिया गया। उत्तरी कमांड, जिसका हेडक्वार्टर मूरी था और जिसका स्ट्राइकिंग पॉइंट पेशावर था। दक्षिणी कमांड, जिसका हेडक्वार्टर पूना बनाया गया और स्ट्राइकिंग पॉइंट क्वेटा बना दिया गया। ईच कमांड को में 3 ब्रिगेड होते थे, 2 भारतीय ब्रिगेड और एक अंग्रेजी ब्रिगेड। अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड के कैम्बरली कॉलेज की तरह क्वेटा में एक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई। साथ ही साथ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सेना में एक किचनर टेस्ट की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था कुछ परिवर्तन के साथ आज भी जारी है। कर्जन के काल में किए गए सुधारों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशंस एक्ट 1899। कर्जन के काल में ये कानून बनाया गया। कुशलता के नाम पर कर्जन ने स्वशासन के क्षेत्र में किए गए लॉर्ड रिपन के सुधार में काफ़ी परिवर्तन ला दिया। कॉरपोरेशंस में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया, उसको सरकार के नियंत्रण में ले आया गया। साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या में कमी कर गई। इस तरह से कॉरपोरेशंस को एक एंग्लो इंडिया हाउस में परिवर्तित कर दिया गया। अगले सुधार की चर्चा करते हैं। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904। कर्जन इतिहास का विद्यार्थी था और वह प्राचीन स्मारकों के रखरखाव एवं सुरक्षा पर बल देता था। इस संबंध में 50,000 पाउंड राशि तय कर दी गई। इस राशि से प्राचीन स्मारकों के संरक्षण एवं रखरखाव का कार्य करना था। अजंता एलोरा केव्स, ताजमहल, सांची स्तूप, ये सब के संरक्षण का कार्य कर्जन के कार्यकाल में किया गया। कर्जन के प्रशासनिक सुधार का जो मास्टरपीस था वो था बंगाल का विभाजन। कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। बंगाल उस समय तक एक बड़ा प्रांत था। उसमें बंगाल के अलावा बिहार एवं उड़ीसा भी सम्मिलित थी। बड़े प्रांत होने के कारण
समय समय पर इसके प्रांतों के विभाजन की चर्चा होती रही। कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन को एक मेयर रीएडजस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के नाम पर किया। 1905 में अक्टूबर 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। ईस्ट बंगाल और असम का नया प्रांत बनाया गया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। इस प्रांत की राजधानी ढाका को बनाया गया। ये जो प्रांत था मुस्लिम बहुमत वाला प्रांत था। दूसरा जो भाग जो था बंगाल का वो वेस्ट बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। इस प्रांत में हिंदू जनसंख्या बहुमत में थी। यह विभाजन जनता की भावनाओं के विरुद्ध था और कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए धार्मिक आधार पर यह विभाजन किया था। यह विभाजन का मूल उद्देश्य राजनीतिक था। बंगाल के बौद्धिक वर्ग ने इस विभाजन को वहाँ की राष्ट्रीयता एवं भावनाओं पर प्रहार समझा और अंग्रेज़ों द्वारा बंगालियों की परंपरा, इतिहास और भाषा को नष्ट करने वाला कहा। धर्म के आधार पर यह विभाजन का मूल उद्देश्य वहाँ की बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को नष्ट कर देना ही था। आधुनिक रिसर्चेस ने यह प्रूव कर दिया कि कर्जन का जो उद्देश्य था वो पॉलिटिकल एवं मैकियावेलियन था। मैकियावेली एक राजनीतिक था, कूटनीति के संबंध में शिक्षा दी है। ये जो कर्जन का उद्देश्य था राजनीतिक था। बंगाल जो उस समय सबसे जागरूक प्रांत था, वहाँ की बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना पर कर्जन रोक लगाना चाहता था। इसी कारण उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के विभाजन का तीव्र विरोध हुआ। वहाँ की जनता ने बंगाल के विभाजन का तीव्र विरोध किया। पूरे भारत में इस विभाजन के विरुद्ध आंदोलन खड़ा हो गया। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया। इस प्रकार बंगाल के विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान कर दिया। यह बंगाल का विभाजन 1911 में ही जाकर रद्द हो सका। इस प्रकार हम इस सुधारों की चर्चा से ये पता चलता है कर्जन एक साम्राज्यवादी था। उसकी नीतियाँ ने यह सिद्ध कर दिया किसी भी कीमत पे भारत पर से अंग्रेजी शासन समाप्ति में कमी होने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि भारत में अंग्रेजी शासन और मजबूत हो जाए, अंग्रेज़ों का शासन और अधिक समय तक यहाँ रहे। भारतीय लीडर्स ने कर्जन का विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो कर्जन के विषय में बोला है कि वो कर्जन में मानवीय तत्वों की कमी थी, उसमें मानवीय तत्व था ही नहीं। गोखले ने तो औरंगजेब तक से तुलना कर दी है कर्जन को। अगर अंग्रेजी मत पे बात करें तो अंग्रेज कहते हैं कि भारत में भेजे गए वायसराय में सबसे योग्य वायसराय कर्जन था। बट इन इंडिया he became the most hated person. कर्जन के विषय में यह कहा जा सकता है कि वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा ना चाहते हुए भी दे गया। Bad rulers are very often a blessing in disguise. कर्जन के नीतियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता प्रदान गई। In this sense, Curzon proved to be a benefactor of India without intending to do so. Thank you, students.
आशा करता हूँ कि यह लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसे लेक्चर के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।